डेट है आज 12 दिसंबर 2020 और आज हम इन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। पहला, एंथ्राक्स क्या है, ADMM+ क्या है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अभी लॉन्च की है, इससे रिलेटेड जानेंगे। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी क्या है, ऑरोरा क्या है, जगनन्ना जीव क्रांति स्कीम क्या है, UN पॉपुलेशन अवार्ड किसे मिला है और क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बेटर देन कैश अलायंस क्या है, कोइलवार ब्रिज कौन सी रिवर पे बना है, कौन से स्टेट में बना है, सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क क्या है। तो ये आज का टॉपिक है। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है जी एंथ्राक्स। एंथ्राक्स एक डिसीज़ है, बीमारी है जी। एंथ्राक्स क्या है, डिसीज़। अभी क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि असम में 2 फीमेल एलिफेंट की डेथ हो गई जी। हथनी की डेथ हो गई, दो फीमेल एलिफेंट की डेथ हो गई। कहाँ पे, असम में, जॉयपुर रेन फॉरेस्ट में, जॉयपुर के जंगल में, असम में 2 फीमेल एलिफेंट की डेथ हो गई एंथ्राक्स डिसीज़ से, इसलिए ये न्यूज़ में था। इससे पहले भी इससे डेथ हो चुकी है। कहाँ पे, असम में ही। असम में एक पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये मैंने कल के लेक्चर में भी बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे रट्टे मार लेना, ये कहीं भी पूछी जा सकती है। ये कहाँ पे, असम में है। और किस लिए फेमस है ये, इसमें 1 हॉर्न्ड राइनोज मिलते हैं, एक सींग वाले गैंडे, 1 हॉर्न्ड राइनोज। तो पहले एंथ्राक्स डिसीज़ से इसमें भी 2 बफेलोज की डेथ हो चुकी है, इसलिए ये न्यूज़ में थी एंथ्राक्स डिसीज़। अब ये एंथ्राक्स डिसीज़ क्या होती है, इसे देखते हैं। एंथ्राक्स डिसीज़ ही बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया से। जैसे कोरोना है डिसीज़, कोरोना वायरस से होता है। जैसे TB है, TB बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। तो ऐसे ही ये है जो एंथ्राक्स डिसीज़ किससे होती है, बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है जी बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया का नाम है और बैक्टीरिया से होती है। और ये किसको अफेक्ट करती है, एनिमल्स को भी और पीपल को भी। लेकिन याद रखना, ज़्यादातर जानवरों में होती है, पीपल में, लोगों में कम। मोर ऑफन देन पीपल, एनिमल्स में ज़्यादा होती है, कैटल में, सिप में, गोट में, भेड़ बकरी। और ये फैलती कैसे है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आके नहीं फैलती। जैसे कोरोना क्या है, कोरोना के तो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो फैल जाएगा। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आके नहीं होती, यानी कि पर्सन से पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक मान लो कोई पर्सन है, एक व्यक्ति है, उससे दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकती, और एक एनिमल से दूसरे में। ये स्पोर्ट्स के थ्रू फैलती है, जीवाणु के थ्रू फैलती है। स्प्रेड बाई स्पोर्ट्स मतलब जीवाणु के थ्रू फैलती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से नहीं फैलती। इसके लिए DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है जी इंडिया की, जो मिसाइल्स वगैरह भी बनाती है डिफेंस के लिए। डिफेंस इक्विपमेंट जो लड़ाई में काम आते हैं, ऐसे इक्विपमेंट बना के देती है इंडिया को। मिसाइल्स हुए, कोई हेलीकॉप्टर हुआ, ठीक है जी, या कोई मशीन गन हुई। तो DRDO और JNU के साइंटिस्ट ने, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने मिलके इसकी वैक्सीन डेवलप की है लास्ट ईयर। पहले भी इसकी वैक्सीन थी, लेकिन लास्ट ईयर एक नई वैक्सीन डेवलप की है जो पहली से ज़्यादा इफेक्टिव है, पहली से ज़्यादा अच्छी है, एंथ्राक्स वैक्सीन। अब ये जो एंथ्राक्स है, इसे बायोलॉजिकल वीपन की तरह भी लोग यूज करते हैं, टेररिज्म फैलाने के लिए। बायोलॉजिकल वीपन से एक तरह से, मान लो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कहीं पे किसी कंट्री में छोड़ दिया, किसी एनिमल में या पर्सन में, तो उससे बीमारी बढ़ाने के लिए ऐसे ये यूज हो सकता है। तो इसी को, जैसे मान लो कोई भी बैक्टीरिया वायरस यूज किया जाए बीमारी डिसीज़ फैलाने के लिए किसी कंट्री में, किसी रीजन में, तो उसी को बायोलॉजिकल वीपन्स बोलते हैं। मतलब ये बायो से जीव है ना, जीव यूज किए जा रहे हैं। इस टॉपिक में इतना ही था, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी ADMM+। ये क्या है,
आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। जो आसियान के देश है ना, उनकी डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है जी, डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग। लेकिन आसियान पता है ना आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है आसियान को, आप देख सकते हो लास्ट लेक्चर। 1967 में बना था ये। शुरू में 5 कंट्री थी और अब इसमें 10 कंट्रीज़ हैं। जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ से 10 कंट्रीज आती हैं, म्यांमार, ब्रूनई, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह। तो आसियान की डिफेंस मिनिस्टर जो रक्षा मंत्री हैं, आसियान देशों के 10 देशों की मीटिंग होती है। उनकी मीटिंग सेकंड मीटिंग हुई थी कब? 2007 में सिंगापुर में। तो इन्होंने ADMM को, जो आसियान के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती थी, उसको ADMM प्लस बना दिया। ADMM प्लस मतलब पहले तो 10 देशों की मीटिंग होती थी, उसके डिफेंस मिनिस्टर आते थे 10 देशों के, और प्लस में 8 कंट्रीज और जुड़ गए। उन्हें डायलॉग पार्टनर बोला। क्या? डायलॉग पार्टनर, डायलॉग पार्टनर। तो अभी क्या है, आसियान ADMM प्लस की वर्चुअली मीटिंग हुई है, वर्चुअली, इसलिए ये न्यूज़ में था। वर्चुअली का मतलब जी इंटरनेट पे हुई है, जैसे आप वीडियो कॉल करते हो ना, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, अपनी अपनी कंट्री में, और वर्चुअली बोलते हैं उसे। तो ये भी पता चल गया आपको ADMM प्लस कब बना, 2007 में सिंगापुर में जब मीटिंग हुई थी, सेकंड मीटिंग ADMM की, आसियान के डिफेंस मिनिस्टर की। तो तब इसे ADMM प्लस कर दिया गया। प्लस का मतलब 8 कंट्रीज जुड़ गए। कौन से? डायलॉग पार्टनर। इन्हें डायलॉग पार्टनर बोलते हैं, मतलब फुल मेंबर। आसियान के फुल मेंबर नहीं है ये, डायलॉग पार्टनर है, सिर्फ वहाँ पे बैठ सकते हैं, वोटिंग में कोई पार्ट नहीं ले सकते। डायलॉग पार्टनर का मतलब ये है। तो ये काम क्या करते हैं? ये पार्टनरशिप है जी इनकी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए रीजन में, डिफेंस में, रक्षा में कोऑपरेशन, पीस और स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट करने के लिए रीजन में। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। शांति फैलाना, रक्षा करना, सिक्योरिटी, सुरक्षा, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट, विकास करना। 8 डायलॉग पार्टनर कौन कौन से हैं ये देख लो आपको। ये ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया एंड USA। आपको याद नहीं होंगे, देखो मैं याद कराता हूँ। आपने मैप देखा होगा ना, मैप, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड, दोनों यहीं पे हैं। 2 कंट्री तो ये हो गए। यहाँ पे इंडिया है, चाइना और रसिया, एक ही लाइन में। इंडिया, मैप पे देखना, आप मैप उठा कर बैठो, एटलस खोल कर बैठो, वहाँ पे देखो इंडिया, चाइना और रसिया एक ही लाइन में, 3 कंट्री तो ये हो गए। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक साथ ये हो गए। और यहीं पे चाइना के साइड में साउथ कोरिया और जापान, 2 ये हो गए। कितने हो गए? 7। और एक है जी USA। ये पूरे 8 कंट्री हैं प्लस में, आपको याद हो गए होंगे। अब यही है इसमें कि किस किस में सिक्योरिटी करते हैं, कि मैरी टाइम सिक्योरिटी, मतलब ओशंस में, समुद्र में सिक्योरिटी, इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, काउंटर टेररिज्म के लिए, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मतलब मानवता के बेस पे सहायता देना। मतलब किसी में भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, साइक्लोन से कोई कठिनाई आ जाए, तो डिजास्टर रिलीफ के लिए कोई आपदा आ जाए, संकट आ जाए, उसमें मानवता के बेस पे सहायता एक दूसरे देश की करना, ये सब। और मिलिट्री मेडिसन्स, ये सब इसके टारगेट ऑब्जेक्टिव है, एम है। 2013 में जो ये ह्यूमैनिटेरियन एक्शन है ना, ये 2013 में अपनाया गया था कि हम मानवता के बेस पे भी सहायता करेंगे। पहले उसके और ये बाकी सब थे ऑब्जेक्टिव, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन 2013 में इन्होंने अडॉप्ट किया था। बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये अभी लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर ने, अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है इसे। किस लिए? एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए, रोज़गार बढ़ाने के लिए। रोज़गार बढ़ाने के लिए किस में? इन फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में रोज़गार बढ़ाने के लिए। फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं जी? 2 होते हैं जी, एक फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर का मतलब है जी, सिंपल भाषा में आप देख लो कि जो या तो गवर्नमेंट कंपनी में या ऐसी कंपनी में जॉब करता है जिसमें उसका PF कटता हो, प्रोविडेंट फंड, और उसे बहुत सारी सुविधा मिलती हो, छुट्टी मिलती हो और जॉब की सिक्योरिटी हो। और इनफॉर्मल क्या होते हैं? जैसे मान लो खेत में कोई लेबर काम कर रही है या किसी के घर में कोई काम कर रहा है,
उसका पीएफ थोड़ी ना कटता है, कोई वो थोड़ी नहीं है कि उसे लो रिटायर हो गया इसे पेंशन मिलेगी ये मिलेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। ये इन्हें बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, और फॉर्मल मैंने आपको बता ही दिया। तो याद रखना, ये स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किसके लिए? फॉर्मल सेक्टर के लिए। अगर कह दे इनफॉर्मल सेक्टर के लिए तो गलत हो जाएगा। अगर ये कह दे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए तब भी गलत हो जाएगा। किसके लिए? सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो किसके अंडर लॉन्च किया? ये अभी लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 भी बोलते हैं इसे। ये लॉन्च किया था अभी इंडिया ने कुछ दिन पहले ही, उसके अंडर लॉन्च की है ये स्कीम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसमें करेगी क्या? इसमें क्या होगा कि जो 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में जिन जिन को भी जॉब फॉर्मल सेक्टर में दी जाएगी, मतलब जिन जिन को भी नौकरी मिलेगी फॉर्मल सेक्टर में, कंपनीज़ में, ठीक है जी, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं एस्टेब्लिश, उनमें जिनको भी जॉब मिलेगी फॉर्मल सेक्टर में, किसी भी फॉर्मल सेक्टर में, किस के बीच में? 1 अक्टूबर 2020 से लेके और 30 जून 2021 के बीच में जिनको भी जॉब मिलेगी उन्हें 2 साल तक सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। सब्सिडी का मतलब है जी एक तरह से सहायता मान लो। कैसे देगी? ऐसे देगी जी। अभी क्या होता है, मान लो ये कंपनी है कोई भी, यहाँ पे कोई पर्सन नौकरी मिलती है यहाँ पे, तो क्या होता है कि पीएफ कटता है जिनका, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कटता है। कितना? 12%, सैलरी का 12%, मतलब 100 में से 12 रुपये। मान लो 10,000 सैलरी है किसी की, मान लो 20,000 सैलरी है किसी की, 20,000, तो क्या है इसका 12% कितना हो जाएगा जी? 2400। कितना हो जाएगा? 20,000 का कितना हो जाएगा? 12%, 2400, मतलब 2400 रुपये इसके कटेंगे सैलरी में से, 12% हो गए, ये प्रोविडेंट फंड में चले जाएंगे, प्रोविडेंट फंड में। और इस इतना ही 12% ही, मतलब 2400 कंपनी देगी, ये दोनों प्रोविडेंट फंड में चले जाएंगे, 4800 रुपये। ये इकट्ठे होते रहते हैं जी। जब मान लो उसकी जॉब छूटेगी तो ये बंदा निकाल सकता है, इसके जुड़ते रहते हैं। और इसे इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी? 20,000 में से 2400 कट के, 12% कट के, इतनी सैलरी मिलेगी इसे, 17,600 लगभग। तो ये होता है जी, प्रोविडेंट फंड कटेगा इसका। तो अब क्या कहा है गवर्नमेंट ने? क्या कहा है कि जो ये 12% एम्प्लॉयर की सैलरी से कटता है इसे भी गवर्नमेंट भरेगी, और जो 12% कंपनी को देना पड़ता है, एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब देता है कंपनी को देना पड़ता है, वो भी गवर्नमेंट देगी, दोनों 12%। तो 2 साल के लिए जिनकी जॉब कब से कब तक? 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक लगेगी। और ये उनके लिए, ये याद रखना, जिनमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई भी कंपनी है जिसमें 1000 एम्प्लॉयर से कम है, मतलब मान लो कोई कंपनी है इसमें 1000 कर्मचारी से कम काम करते हैं, तभी मिलेगी 12%, तभी देगा उसे गवर्नमेंट। लेकिन हाँ, एक और है इसका क्राइटेरिया, कहाँ पे, ये देखो जी, एक तो कंपनी में 1000 से कम एम्प्लॉय होंगे तब उसे गवर्नमेंट देगी 12%। दूसरा, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, 15,000 से कम है, उन्हीं कर्मचारियों को 12% कंट्रीब्यूशन देगी गवर्नमेंट उनकी सैलरी का। और जिनका क्या है कि कोई अकाउंट नहीं है, क्या नहीं है? कोई अकाउंट 1 अक्टूबर 2020 से पहले, किस में? प्रोविडेंट फंड में। प्रोविडेंट फंड में क्या, कौन सा अकाउंट होता है जी? उसे बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या ईपीएफ नंबर, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड नंबर। एक फंड होता है जी इसमें, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। अगर इसमें जैसे मान लो कोई जॉब करता है कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इसमें अकाउंट खुल जाता है, और फिर जो इसका 12% कटता है ना, वो उस अकाउंट में पहुंच जाता है। तो अगर उस पहले नहीं है, 1 अक्टूबर से कोई पहले उसका अकाउंट नहीं है, मान लो अभी जॉब लगी है उसकी,
तो ही उसे दिए जाएंगे पैसे। ये 12% गवर्नमेंट देगी, 12% जो कंपनी का वो भी गवर्नमेंट देगी, 24%। और दूसरी शर्त पहले मैंने बताई दी, जिस कंपनी में 1000 एम्प्लॉय से कम होंगे तभी 12% कंपनी का देगी। जो ये कंपनी का भी दे रही है ना, मान लो ये 12% देने पड़ते हैं कंपनी को और 12% सैलरी से कटते हैं जो भी आदमी यहाँ पे नौकरी करता है। तो 1000 एम्प्लॉय से कम है किसी कंपनी में तो जब कंपनी का 12% देगी गवर्नमेंट। यानी कि अगर 1000 से ज़्यादा हैं, इसे आप यहाँ समझो अच्छे से। देखो किसी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं या उससे कम है तो क्या है अभी तो क्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि 12% हम जो पर्सन की सैलरी से कटता है ईपीएफ में वो भी देंगे और 12% कंपनी जो देती है वो भी देंगे। लेकिन जब ही देगी जब 1000 से कम होंगे किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट दोनों। अगर 1000 से ज़्यादा होंगे तो ये कंपनी को जो देना पड़ते हैं ना, ये नहीं देगी गवर्नमेंट। सिर्फ 12% जो लोगों को देने पड़ते हैं, पर्सन को देने पड़ते हैं, वो ही देगी। फिर ये 12% कंपनी देगी। और कब देगी? जब 15,000 से कम है और 1 अक्टूबर के बाद से उसकी जॉब लगी है। दूसरा क्या है जी, मान लो तब भी देगी 1 अक्टूबर। एक तो कंडीशन रखी है 1 अक्टूबर 2020 से लेके 30 जून 2021 तक। लेकिन ये भी है जिसकी जॉब 1 मार्च 2020 से और 30 सितंबर 2020 के से उसकी जॉब छूट गई है और उसके पास जॉब नहीं है और उसके बाद उसकी जॉब लगी है, चाहे भले उसका अकाउंट हो। ये भी कंडीशन रखी है ना कि उसका अकाउंट नहीं होना चाहिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में, ईपीएफ में, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में उसका अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन थी। लेकिन उसके लिए कंडीशन माफ़ है जिसकी जॉब 1 मार्च 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच में कोई जॉब नहीं है, उसकी जॉब छूटी है, उसके लिए कंडीशन अप्लाई नहीं है। ठीक है जी, बस यही था इसमें। फोर्थ क्या है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? ये एक टेक्नोलॉजी है। अभी क्या है, डीआरडीओ ने, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2 लैब के बीच में कम्युनिकेशन किया है। कम्युनिकेशन का मतलब कॉन्टैक्ट, एक जैसे जब फ़ोन से कॉन्टैक्ट करते हैं ना नंबर मिला कर, ऐसी कम्युनिकेशन किया है इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी से 2 लैब के बीच में। ये 2 लैब कौन कौन सी हैं ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लो आप। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और कौन सी है? द रिसर्च सेंटर इमारत। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, द रिसर्च सेंटर इमारत, इन 2 लैब के बीच में। ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही जान लो आप। अब ये क्यों ज़रूरत पड़ी थी इस टेक्नोलॉजी की, ये देख लेते हैं। क्या कि अभी जो क्या होता है, कम्युनिकेशन होती है ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स के बेस पे, वो क्या है कि उसमें हैकिंग का खतरा बहुत होता है। हैकिंग का मतलब एक तरह से मान लो जी, सिंपल भाषा में कहूँ तो चोरी, डेटा चोरी होने का खतरा। मान लो कोई ये डेटा भेज रहा है इंटरनेट पे, ईमेल कर रहा है या मान लो कोई मैसेज भेज रहा है, तो इन्हें हैक करने का खतरा बहुत होता है। हैकर्स जो होते हैं इस डेटा को हैक कर सकते हैं, मतलब चुरा सकते हैं। ये मान लो ये बहुत ही सेफ्टी इसमें बहुत ही कम है। और जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी से होती है, एक तरह से क्वांटम कंप्यूटर के ज़रिए ये बहुत ही फास्ट और मोर पावरफुल कंप्यूटर इसमें यूज़ होते हैं। तो इसे कैसे इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है? इसमें होता है फोटॉन्स के ज़रिए। फोटॉन्स क्या होते हैं? एक पार्टिकल होते हैं जो लाइट ट्रांसमिट करते हैं, मतलब लाइट के ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं फोटॉन्स के ज़रिए। और इसमें क्या, एक सीक्रेट की के ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र होता है जिसे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही सेफ़ होती है ये, इसलिए इसको यूज़ किया गया है। यही है इसमें कि क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है इसके। ये अनब्रेकेबल है, मतलब हैक नहीं किया जा सकता। डेटा चोरी करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर कोई चोरी भी करता है ना, इसमें डेटा इंटरसेप्ट करता है, तो क्या करता है कि मान लो कोई ट्राई कर रहा है डेटा चोरी करने का, हैक करने का, तो कोई पर्सन ट्राई करता है तो पता चल जाता है, ट्रेस छोड़ जाता है वो कि हाँ कोई डेटा इंटरप्ट कर रहा है। फोटोन से डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, तो ये कॉपी नहीं किया जा सकता और डेटा इनका चोरी नहीं किया जा सकता। इतना ही था इसमें, बस ये सेफ़र है और कम्युनिकेशन के लिए
डिफ़िकल्ट है हैक करने के लिए, हैक नहीं हो सकता। अगला टॉपिक है जी ऑरोरा। ऑरोरा क्या है? ये ऑरोरा को नदर्न हेमिस्फीयर में नदर्न लाइट्स भी बोलते हैं, नदर्न लाइट्स। और ऑरोरा बोरियलिस नदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखना, नदर्न हेमिस्फीयर में, जो इक्वेटर है 0 डिग्री पृथ्वी पे, अर्थ पे, इसके नदर्न हेमिस्फीयर में इसे ऑरियोलिस, ये ऑरोरा बोरियोलिस या नदर्न लाइट भी बोलते हैं। अभी न्यूज़ में क्या था, ये जनरली यूरोप, जो यूरोपियन कंट्रीज है ना जी, वहाँ पे देखी जाती है ये लाइट, उससे आसमान में 100 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पे। लेकिन अभी ये यूएस में देखी गई, कहाँ पे? पेंसिल्वानिया में और इलिनॉइस में, 2 जगह पे देखी गई है, इसलिए न्यूज़ में थी। ये कैसे होती है? मतलब सोलर फ्लेयर होते हैं, मतलब सन है ना जो, ये सन से जो हीट एनर्जी निकलती है, इसी को जी सोलर फ्लेयर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सोलर विंड। जो सूरज से, मतलब विंड हवा होती है ना, इन्हीं को, सूरज से जो हीट एनर्जी निकल रही है सन से, सोलर फ्लेयर या सोलर विंड बोलते हैं, सन स्पॉट से निकलती है। ये क्या होता है, हायर लेटीट्यूड पे डिस्प्ले होती है, आर्कटिक रीजन में भी। आर्कटिक आपको पता होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में रसिया के पास है जो आर्कटिक रीजन, और अंटार्कटिक रीजन ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, ऑस्ट्रेलिया के पास ये अंटार्कटिक रीजन है, अंटार्कटिक रीजन। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में और ये सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसे पोलर लाइट भी बोलते हैं, क्यों? ये पोल पे दिखाई देती है, ये ना, ये इक्वेटर है, ये मिड लैटिट्यूड है, इसे टेम्परेट बोलते हैं, टेम्परेट जोन या मिड लैटिट्यूड। और जो ये 90 डिग्री पे होता है, ये पोलर जोन होते हैं, पोलर जोन दोनों साइड में, नॉर्थ साइड में भी और सदर्न साइड में भी। आप इसे एक बार समझ ही लो अच्छे से। मान लो जी ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है बोलते हैं इसे, और ये बीच में होता है, ये यहाँ से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये लेटे हुए होते हैं, इन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड। और ये लॉन्गिट्यूड, ऐसे लाइन होती हैं, कभी आपने ग्लोब देखा होगा ना, ग्लोब पे ऐसे लाइन खींची होती हैं, ये लॉन्गिट्यूड, और ये लेटे हुए हैं जो, ये लैटिट्यूड। तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है अर्थ के बीच में। तो यहाँ पे ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नदर्न साइड है, और ये इसे साउथ पोल बोलते हैं, सदर्न साइड, साउथ। और ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न। तो यहाँ जनरली कॉमनली यहाँ पे ये लाइट देखी जाती हैं। एक तरह से ऑरोरा क्या है, लाइट ही है, रंग बिरंगी लाइट आसमान में दिखाई देती है, उसी को ऑरोरा बोले। इधर दिखाई देती है तो नदर्न लाइट्स, इधर दिखाई देती है सदर्न में तो सदर्न साइड, सदर्न लाइट। और सदर्न लाइट नदर्न में, इसे नदर्न लाइट को ऑरोरा बोरियोलिस भी बोलते हैं। और सदर्न लाइट जब होती है साउथ हेमिस्फीयर में, तो बोलते हैं इसे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑस्ट्रालिस। आगे देखेंगे हम, इसमें लिखा हुआ है। तो ये 2 तरह के होते हैं, ये लिखा है देखो, नदर्न साइड में ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। मतलब ऑरोरा बोरियलिस को नदर्न लाइट भी बोलते हैं क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में होती है, और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस को ऐसे याद करेंगे, सदर्न में ऑस्ट्रेलिया से बना है ऑस्ट्रालिस, ऐसे याद कर लो। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस सदर्न लाइट, सदर्न हेमिस्फीयर में होगी, दिखाई देगी। ये देखो, ये लिखा है यहाँ पे, ये हाई लैटिट्यूड में, जनरली हाई लैटिट्यूड में होते हैं, मतलब पोलर पे। और जो मिड लैटिट्यूड है उसमें लेस फ्रिक्वेंटली होते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं। और इक्वेटर पे तो ना के बराबर होते हैं, बिल्कुल याद रखी रहेगी। इक्वेटर पे बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देती है लाइट, मिड लैटिट्यूड पे बहुत ही कम, और अधिकतर कहाँ पे होते हैं कॉमनली? पोलर, नदर्न हाई लैटिट्यूड पे, मतलब नदर्न और सदर्न साइड में, दोनों में। और इसके कलर भी बहुत सारे कलर में दिखाई देती है, रेड, ब्लू, वॉयलेट, पिंक, वाइट, सारे कलर में दिखाई देती है। क्या साइंस है इसके पीछे, कैसे दिखाई देती है? वही है जी, जो सन से जब ये सन सोलर विंड आ रही होती है ना, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड, तो अर्थ होती है, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस काम आती है? सन से जो हार्मफुल, हानिकारक लाइट आ रही होती है उनसे बचाती है हमें। तो ये अर्थ का एक एटमॉस्फेयर, वातावरण है, इसमें गैसेज हैं बहुत सारी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेज। जब इनसे ये लाइट है जो सोलर विंड आ रही होती हैं, टकराती हैं, तो ये लाइट इमिट करती हैं 100 किलोमीटर से लेके और 400 किलोमीटर ऊपर ये होता है ये प्रोसेस। तो ऑक्सीजन से जब ये पास होती हैं तो क्या होता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन
की फॉर्म में आ रही होती है लाइट सूर्य से। तो जब अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के में आते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रोल में, मतलब उस जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में, उसे बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर। ये मतलब मैग्नेटोस्फेयर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ तक। तो जब इसके कांटेक्ट में आती है सोलर विंड, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से पास होती हैं, तो ये लाइट एमिट करते हैं। ये देखो जी, यहाँ लिखा भी है, जब ये देखो, जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करते हैं, कॉज ऑक्सीजन को कॉज करते हैं कौन सी, ग्रीन लाइट। जब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, मतलब ये सोलर विंड आ रही होती है हाई एनर्जी में, तो ये ऑक्सीजन से पास होता है तो ग्रीन लाइट करता है। और अगर लो एनर्जी का होता है इलेक्ट्रॉन तो रेड लाइट, और अगर नाइट्रोजन से पास होता है तो ब्लू लाइट। ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन से होगा तो कौन सी लाइट देगा, नाइट्रोजन से, बस ये समझ लो हल्का सा, बस एक बार देख लो कि नाइट्रोजन से पास होगा तो ब्लू लाइट, ऑक्सीजन से हाई एनर्जी से होगा तो ग्रीन, और लो से होगा तो रेड लाइट। और भी बहुत सारे इसके कलर, जैसे पर्पल, पिंक, वाइट कलर में लाइट दिखाई देती हैं आसमान में। इसके इफ़ेक्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके लाइट के प्रभाव, इफ़ेक्ट क्या है, ये ज़रूर देख लो। इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये कम्युनिकेशन लाइंस को भी अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती है। कैसे, मान लो फ़ोन पे हमारे सेटेलाइट के बेस्ड पे बात होती है फ़ोन पे किसी की, तो क्या होता है, सिग्नल को अफेक्ट कर देती है, बहुत ही मतलब कनेक्ट करने में, नेटवर्क कनेक्ट करने में दिक्कत आ जाती है। और रेडियो लाइंस में भी मान लो, जो रेडियो एफएम होते हैं वो भी सही से चैनल सही से नहीं चल पाते हैं, पावर लाइंस को भी अफेक्ट करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या अफेक्ट हैं इसके, किस किस को प्रभावित करती है, याद कर लेना। कम्युनिकेशन लाइंस को, रेडियो लाइंस को, पावर लाइंस को। और यही दिया है इसमें, ये सोलर विंड आती है ना, सन से जो एनर्जी आती है, उसी की वजह से ये लाइट दिखाई देती हैं जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस से टकराती हैं। इतना ही था इसमें। अगला क्या है, ये जी जगानन्ना जीव क्रांति स्कीम, इसकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं जी, आंध्र प्रदेश की है जी ये स्कीम। उसमें क्या बोलते हैं, जगानन्ना जीवा क्रांति स्कीम, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये किस लिए, इसमें ना 2.49 लाख, लगभग 2.5 लाख भेड़ और बकरी, सिप और गोट महिलाओं को बांटे जाएंगे इसमें। क्यों, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। बस यही है इसमें, याद रखना। क्या, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, और इसमें भेड़ और बकरी, सिप और गोट लगभग 2.5 लाख, 2.49 लाख महिलाओं को बांटे जाएंगे, गवर्नमेंट देगी जी, उनकी कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए। मैंने एक चीज़ बतानी भूल गया, उसमें जो वो स्कीम चलाई थी ना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उसमें क्या है जी, ये गवर्नमेंट दे रही है किस लिए, क्या फ़ायदा है इसका, जो आत्मनिर्भर भारत का ये चलाई है गवर्नमेंट, क्यों दे रही है ये जी। यहाँ समझाते हैं आपको। जो 12% गवर्नमेंट जो पर्सन को देना पड़ता है प्रोविडेंट फंड में, वो भी गवर्नमेंट दे रही है, अब देना चाह रही है 2 साल के लिए। और जो कंपनी को देना पड़ता है वो भी गवर्नमेंट देना चाह रही है। क्यों, क्योंकि जी अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की वजह से बहुत सारी जॉब गई हैं, लोगों की जॉब छूट गई। तो इससे क्या है, जो प्राइवेट कंपनी जब वो जॉब है नहीं उसके पास, जॉब देने में वो कतरा रही हैं कि जॉब देना नहीं चाहती, क्यों, उन्हें पता है कि जॉब भी देनी पड़ेगी और फिर 12% भी देना पड़ेगा उसकी सैलरी का पीएफ फंड में। तो ये बोझ हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 12% हम देंगे कंपनी का। तो क्या है कि कंपनी, हाँ, उन पे 12% तो कम बोझ पड़ेगा, तो कंपनी ज़्यादा हायर करेंगी, ज़्यादा लोगों को जॉब देंगी। तो एक तो ये होगा, जॉब क्रिएट होंगी इससे। दूसरा इफेक्ट क्या है जी, फिर इससे क्या होगा, पर्सन के भी 12% दे रही है गवर्नमेंट, इससे क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये है जी, जब 12% नहीं देना पड़ेगा इस किसी पर्सन को, तो क्या है, पर्सन के हाथ में पूरी सैलरी जाएगी, तो क्या होगा, वो ज़्यादा खर्च करेगा ना, ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, तो इसमें क्या है, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड की वजह से क्या है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब ज़्यादा कोई डिमांड करेगा, मान लो आज कोई, मान लो एक पेन खरीदता है और उसके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तो 10 पेन खरीदेगा, तो डिमांड बढ़ेगी ना, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगी फिर। तो इसलिए ये स्कीम चलाई है
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। समझ आ गई होगी जी आपको। हम कहाँ थे, औरोरा भी कर लिया था हमने, और ये औरोरा पूरा कंप्लीट हो गया था ना हमारा। लाइट, हाँ औरोरा कंप्लीट हो गया था, इफेक्ट भी कंप्लीट हो गया था, सोलर विंड से होती है। और जगन नन्ना जीव क्रांति स्कीम भी हो गई थी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई है। भेड़ बकरियाँ बांटेगी महिलाओं को, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। अब ये देख लेते हैं, हेल्प एज इंडिया को अभी अवार्ड दिया है, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 का, 2020 का अवार्ड, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है? हेल्प एज इंडिया। ये क्या जी? एक एनजीओ है। क्या है? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। याद रखना, ये इंडिया में पहला इंस्टीट्यूट है, मतलब संस्था, कोई संस्था जिसे ये अवार्ड मिला है, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड पहली बार मिला है किसी को। लेकिन किसी आदमी को तो मिल चुका है, ये मिस्टर JRD टाटा। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, तो एक सिंगल आदमी है ना, सिंगल आदमी को तो मिल चुका है 1992 में, 1992 में। लेकिन किसी संस्था को मिला है, वो पहली बार मिला है। किसको? हेल्प एज इंडिया को। ये एक एनजीओ है। ये किस लिए काम करती है? ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना जी, ओल्डर पर्सन, उनके लिए काम करती है ये। उनकी क्वालिटी, जो उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी देखभाल वगैरह करने के लिए, उनमें ये काम करती है, उनके भले के कल्याण के लिए, ओल्डर पर्सन के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ ओल्डर पर्सन। तो इसे मिला है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। अच्छा, मैंने किसी अपने पिछले लेक्चर में आपको कभी कहा था, इकोसॉक है ना जो, इकोसॉक यूनाइटेड नेशन इकोसॉक, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी बोल दिया था इसे। लेकिन याद रखना, ये स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। ये यूएन का ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है ना यूएन के, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। आज हम यूएन के ये ऑर्गन देख ही लेंगे, आपको कन्फ्यूजन दूर हो ही जाएगी। ये अवार्ड के बारे में देख लो आप थोड़ा। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एस्टेब्लिश किया था। कब कब बनाया था इस अवार्ड को? किसने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ये भी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, 6 ऑर्गन में से ये एक भी ऑर्गन है। 1981 में, 1981 में बनाया था ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड को बनाया था यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1981 में बनाया था ये अवार्ड को। किसके लिए? जो किसमें काम करे? पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फील्ड में काम करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये यूनाइटेड नेशन के ना 6 ऑर्गन देख ही लेते हैं हम, बहुत ये बार आते हैं ये देखो, ये जी यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन। एक तो अभी ये पे यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, पेन बदल देते हैं जी हम, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए शॉर्टकट में बोलते हैं एक तो ये यूनाइटेड नेशन। और ये इकोसॉक, ये रही इकोसॉक, ये भी क्या है? ये भी ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन इकोसॉक शॉर्टकट में बोलते हैं। पूरा फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एक काउंसिल ऑफ ट्रस्टीज है, यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल भी बोलते हैं इसको, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये एक है जी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, शॉर्टकट में सेक्रेटेरिएट भी बोलते हैं यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। और एक है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, शॉर्टकट में ICJ भी लिखा होता है, याद रखना। और एक है सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड, शॉर्टकट में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC लिखते हैं इसको, सिक्योरिटी काउंसिल को। याद रखना, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना और 5 परमानेंट, तो ये UNSC के ही होते हैं, इसके अंदर ही आते हैं। इसके जो बोलते हैं ना, यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो इसी के होते हैं UNSC के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। 5 + 10, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। और ये परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, ये भी एक बार देख लो कौन कौन से। US, चाइना, और कौन कौन से हैं जी? एक है ब्रिटेन, यूके, और एक है जी आपका फ्रांस और रसिया, ये हैं। इनमें मुझे डाउट है थोड़ा, मैं देख के फिर बताऊंगा आपको, एक बार चेक कर लेना फिर भी आप। मेरे हिसाब से यही है, US, चाइना, यूके, फ्रांस और रसिया, यही 4 है जी। हाँ जी, यही यूके, चाइना,
यूके, चाइना, यूएस, फ्रांस, रसिया। और बाकी के 10 ये परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर है, 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं, और ये परमानेंट मेंबर हैं जी। तो इसमें यही था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? ये जी बेटर देन कैश अलायंस। बेटर देन कैश अलायंस। अलायंस का मतलब है जी एक तरह से संगठन, समूह। तो ये किस लिए क्या है ये जान लेते हैं। ये किस किस का, गवर्नमेंट, कंपनीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्टनरशिप है, अलायंस है। नाम आपको याद होना चाहिए, कैश, बेटर देन कैश अलायंस। क्या है? बेटर देन कैश अलायंस। और कौन कौन इसके पार्टनरशिप हैं? गवर्नमेंट भी है, कंपनीज भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। अगर आ जाए एग्जाम में सिर्फ गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल है, इंटर गवर्नमेंटल है, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इसके पार्टनर है, तो गलत हो जाएगा। क्या कहें? गवर्नमेंट, कंपनीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये किस लिए काम करती हैं जी? ये क्या करती हैं? एक्सीलरेट करती हैं ट्रांजिशन फ्रॉम कैश टू डिजिटल पेमेंट। मतलब जो कैश में पेमेंट होती है ना, अभी कैश हम पैसे दे के पेमेंट करते हैं, वो डिजिटली हो। मतलब जैसे डिजिटल क्या मतलब, जैसे करते हैं ना पेटीएम से ट्रांसफ़र करते हैं, भीम ऐप से या फ़ोन से ट्रांसफ़र करते हैं। तो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए ये अलायंस है जी। इससे फ़ायदा क्या है? इससे ये कह रहे हैं गरीबी घटेगी और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव होंगे। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पॉवर्टी घटेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है जी, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सबकी ग्रोथ होगी, गरीब अमीर इसमें सब आ जाते हैं, सबकी ग्रोथ होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब जो लास्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है जो लास्ट पुअरेस्ट ऑफ पुअर द पर्सन है उस पर भी इसका बेनिफिट पहुंचेगा। क्योंकि जब डिजिटली पेमेंट होगी तो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन कम होगा ना, तो वो फिर यूज हो सकती है। और इस जो ये अलायंस है इसका सेक्रेटेरिएट काम करता है कौन? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ये एक फंड है जी यूनाइटेड नेशन का, ये इसका एज ए सेक्रेटेरिएट काम करता है। मतलब एक तरह से मान लो इसका हेड, इसका जो काम काज संभालता है ये यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ये क्या है जी? एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट एजेंसी है। किसकी? यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट एजेंसी। और किसके लिए काम करती है? मैं मोस्टली एलडीसी के लिए। एलडीसी क्या है? लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज उनको बोलते हैं जी जो बिल्कुल बहुत गरीब होती हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है, गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनका बहुत ही लो परफॉर्मेंस है। तो उन उन जो गरीब कंट्रीज़ हैं, सिंपल भाषा में ये जान लो, जो गरीब कंट्रीज़ हैं ना, पुअर कंट्रीज़, उन्हें लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उनके लिए मोस्टली काम करती है। और क्या नाम है? कैश बेटर देन अलायंस। नाम क्या था? बेटर देन कैश अलायंस। बेटर देन कैश अलायंस। बेटर देन कैश अलायंस इसका नाम याद रखना। इसमें इतना ही है जी। और इंडिया भी इसका मेंबर है, याद रखना। 2015 में बना था इसका बेटर देन कैश अलायंस का। 2015 में इंडिया भी इसका मेंबर है। अगला देख लेते हैं, कोइलवार ब्रिज। ये कोइलवार ब्रिज अभी न्यूज़ में इसलिए था, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? सोन रिवर के ऊपर। सोन रिवर बिहार में। बिहार में कहाँ पे ये ब्रिज? बिहार में बनाया जा रहा है सोन रिवर। सोन रिवर पता है ना, अमरकंटक है ना, जो एमपी और ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, यहाँ पे अमरकंटक एक रीजन है जी, जहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है, यहीं से सोन रिवर भी निकलती है। ये SON सोन रिवर, या इसे ऐसे भी लिखते हैं SON, दोनों तरह से लिखते हैं इसे, सोन रिवर या सोन रिवर ऐसे भी लिखते हैं। तो ये अमरकंटक से निकलती है, MP छत्तीसगढ़ बॉर्डर से, और ये कहाँ पे? बिहार में जाके गंगा में मिल जाती है, यानी कि गंगा की ट्राइब्यूटरी है ये, गंगा रिवर की सहायक नदी है। गंगा में जाके मर्ज हो जाती है, मिल जाती है सोन रिवर। और सोन रिवर गंगा में मिल जाती है बिहार में जाके। तो ये सोन रिवर के ऊपर बिहार में बनाया जा रहा कोइलवार ब्रिज। कितने किलोमीटर का? 1.5 किलोमीटर का। बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी, वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क इंडिया में बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है ये नेटवर्क? सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में पहला इंडिया में बना रहा है। कौन? BSNL बना रहा है। BSNL आपको पता होगा ना, भारत संचार निगम लिमिटेड।
ये एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, जियो, ये कंपनी है ना जिससे आप फ़ोन में सिम डालते हो, बातें करते हो, ऐसे ही ये BSNL है जी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। किसके साथ मिलके? साइक्लो के साथ मिलके ये लॉन्च किया है सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये लॉन्च किया है साइक्लो के साथ मिलके। इसी में ये याद रखना, साइक्लो के साथ मिलके लॉन्च किया है और ये कवरेज करेगा पूरे इंडिया को, कश्मीर लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके ईस्ट तक, सारे इंडिया को करेगा। इसमें ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती क्या है जनरली ये जान लो आप। ये क्या है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब वस्तुओं को इंटरनेट से कंट्रोल करना। मान लो आपके घर में फ़ैन चल रहा है और आप ऑफिस चले गए, भूल गए, तो आप क्या है इंटरनेट के ज़रिए, आपके फ़ोन के ज़रिए एक ऑफिस में बैठे बैठे फ़ैन को बंद कर सकते हो, लाइट जली रहेगी लाइट को बंद कर सकते हो, फ़ोन से ही AC चला सकते हो इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर से। तो ये है जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब थिंग्स को जब इंटरनेट से कंट्रोल किया जाए उसे ही बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिंपल भाषा में बिल्कुल। इसमें इतना ही था। एक एडिशनल नॉलेज क्या है जी, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, शिक्षा मंत्रालय ने क्या है गाइडलाइंस जारी की हैं कि जो स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं ना प्राइमरी तक, उनका जो बैग का वज़न होता है उनके वज़न से 10% ज़्यादा नहीं होगा। मान लो किसी बच्चे में 20 किलो वज़न है तो उसके बैग का वज़न 2 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब उनके बैग का वज़न 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये गाइडलाइंस जारी किए हैं। और क्या है कि जो क्लास 2 तक बच्चे होते हैं, जो दूसरी क्लास तक बच्चे होते हैं, सेकंड क्लास तक, उन्हें कोई होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा। अभी क्या स्कूल में बहुत सारा होमवर्क देते थे और उन्हें खेलने कूदने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो उन्हें होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा क्लास 2 तक। और जो प्री प्राइमरी तक बच्चे हैं, मतलब प्राइमरी से पहले जो LKG UKG के होते हैं ना, उन्हें कोई बैग ले जाना नहीं पड़ेगा, वो कोई बैग नहीं ले जाएंगे, बिना बैग के स्कूल जाएंगे। ये गाइडलाइंस दी थी, ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस दी है कि 10% से वज़न से ज़्यादा, बच्चे के वज़न से ज़्यादा 10% से ज़्यादा बैग का वज़न नहीं होना चाहिए, और सेकंड क्लास तक कोई होमवर्क नहीं, और प्री प्राइमरी तक कोई बैग भी नहीं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आगे भी लेक्चर बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।